नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 27 अप्रैल 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले एग्जाम के रिगार्डिंग एक बेहद महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं, उसके पश्चात शुरू करेंगे। देखिए क्या है वो है कि 70 बीपीएससी का अगर फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके बारे में बता देता हूँ। इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अभी से तैयार करके रख लें। जून जुलाई तक क्रूशियल समय होता है, उस समय आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं तो ये सही नहीं होता है। उसके पश्चात एक चीज़ और है कि फॉर्म कब आएगा, तो जून मिड से लेकर 15 जून के आसपास से लेकर जुलाई तक में फॉर्म भरे गए हैं पिछले वर्षों तक, तो उसी समय आने की संभावना है। सीटें कितनी होंगी मुझे नहीं पता, मैं उन टीचरों से नहीं हूँ कि झूठ मूठ का आपको बोलूँ कि मेरे पास जानकारी है 1200 सीटें आ रही हैं, 1000 सीटें आ रही, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कोई जानकारी नहीं है सीट कितनी आएंगी। सीट संबंधित एकमात्र चीज़ आपसे पूछता हूँ, 200 सीट आएगा तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं देंगे? 600 आएगा तो आप एग्ज़ाम देंगे? 1000 आएगा तो ही आप देंगे? आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है एग्ज़ाम देना। 200 आएगा तो भी आप देंगे, 1000 आएगा तो भी देंगे, 800 आएगा तो भी देंगे। तो फिर ये सवाल ही नहीं बनता कि सीटें कितनी आएंगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एसडीएम की सीट आएगी कि नहीं आएगी। थोड़ा सा एसडीएम की सीट आने से कंपटीशन बढ़ जाता है, कट ऑफ बढ़ जाता है। तो ठीक है, तैयारी कीजिए अच्छे से। सभी के लिए होता है कि भाई एसडीएम का सीट आए, थोड़ा अच्छे से फाइट करें। लेकिन एसडीएम के लिए फ़ाइट करने के लिए सही होगा कि आप सेलेक्ट हो जाएं, उसके बाद एसडीएम के लिए फ़ाइट करें, क्योंकि एसडीएम की सीट आने से कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और फॉर्म कब तक आएगा? जून जुलाई इसके बीच में आ जाएगा फॉर्म। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? तो 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अनिवार्य होता है, वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए चाहिए होता है। डोमिसाइल चाहिए होगा, अगर आप बिहार से हैं, नो मैटर आप रिजर्व हैं अनरिजर्व हैं, आपको डोमिसाइल लगाना ही पड़ेगा। पिछली बार तक तो ऐसा ही हुआ है। रिजर्वेशन में है तो उसका जाति सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको लगाना ही पड़ेगा। ओबीसी में है तो उसका सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है। तो जहाँ पर भी वित्तीय संबंधी कोई भी सर्टिफिकेट होता है तो वहाँ पर एक इकोनॉमिक ईयर पिछले साल का ध्यान रखा जाता है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से पहले का जो आपका आय संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग है, चाहे वो क्रीमी लेयर से संबंधित है, वो पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद का चल जाएगा। 1 अप्रैल 2023 के पश्चात से जून 2024 तक का भी अगर बना हुआ है तो भी चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी यही है कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर और एग्ज़ाम से पहले तक का आपने कभी भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया तो चल जाएगा। ओके, उसके अलावा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या फाइनल मार्कशीट तो चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर आप ग्रेजुएशन अपीयरिंग हैं, आपके पास मार्कशीट या फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है, फाइनल मार्कशीट या सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसका इशू डेट वगैरह सब भी लगेगा। कल मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया था आप लोगों की जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते। बाकी डॉक्यूमेंट संबंधी कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो खुद से देखिए, यहाँ पर लिख दिया था मैंने, आत्मनिर्भर बने। खुद से सर्च कीजिए, खुद से पता कीजिए। मुझे जो बेसिक जानकारी थी वो मैंने दे दी है आपको। इतने डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। हाँ, अगर शादीशुदा हैं आप तो जो आपके हस्बैंड का एड्रेस है वहाँ का डोमिसाइल बनता है, पिता का नहीं बनता है। ये भी सच है। शादीशुदा अगर महिला हैं तो पिता के एड्रेस पर डोमिसाइल नहीं बनता है, पति का एड्रेस का डोमिसाइल बनता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है न्यूज़। क्या सब है आज? न्यूज़ है कि कल सेकेंड फेज़ का इलेक्शन था जिसमें 64% के करीब में मतदान देखा गया है। एक चीज़ इस बार बड़ा ही अजीब सा एक पैटर्न बन गया है। मतदाता जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मत को लेकर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मतदान का जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है और ये सही नहीं होता है लोकतंत्र के लिए। कई सारे लोग गर्मी और हीट वेव को इसके पीछे एक कारण मानते हैं। जो भी कारण है ये सही नहीं होता है। देखिए, आज का मुख्य न्यूज़ जो है उनमें से एक है कि ईवीएम को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दे दिया है। उसने बोला है कि ईवीएम सही है। सुप्रीम कोर्ट से नो रिटर्न टू बैलेट पेपर, बैक सिक्योर यूजर फ्रेंडली ईवीएम। ईवीएम की जो चुनाव होता है ईवीएम के द्वारा, उसका सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सही तरीका है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाना सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तरीके से ये कह दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव करना कहीं से भी सही नहीं होगा। ये चीज़ स्पष्ट हो गया है। ईवीएम को सिक्योर और यूजर फ्रेंडली माना गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, उसके पश्चात से एक और पिटीशन डाला गया था
कि 100% वेरिफिकेशन किया जाए, जो वीवीपैट के द्वारा पर्ची निकाले जाते हैं उन सभी पर्चियों को भी काउंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ये तो वही सिस्टम हो गया कि बैलेट पेपर को भी काउंट करो, अब पर्ची को काउंट करो, बात तो बराबर ही है। ये सही नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भी कहीं से भी तार्किक नहीं है, ये भी तार्किक नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर हम इस तरह से गिनने जाएंगे तो आपको मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था कि हमें 12 दिन लगेंगे रिजल्ट जारी करने में, अगर हम बैलेट पेपर गिनने बैठ जाते हैं फिर से तो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ईवीएम के ऊपर में अंतिम बार में आदेश दे दिया है कि आज के बाद निर्दोष ईवीएम को कोई दोष नहीं देगा, वो बिल्कुल ही सुरक्षित और सही तरीका है चुनाव करवाने का, उसमें कोई दोष नहीं है। दोष आपके अंदर है कि आप हार जा रहे हैं, सीधी सी बात है। चलिए देखिए अगला क्या, ईवीएम वाले न्यूज़ को और भी कवर करेंगे हम लोग, क्योंकि उसके कुछ कुछ जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कुछ बोला है, उसको कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले वामपंथी उग्रवाद पर डिटेल में न्यूज़ आया था। क्यों आया था? कुछ दिन पहले ही जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने इनकाउंटर किया था छत्तीसगढ़ के इलाकों में, तो उसके पश्चात से वो टॉपिक चर्चा में है। इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए। GS2 पेपर में या GS1 दोनों जगह पर करंट अफेयर के सेक्शन में पूछा जा सकता है वो, तो उसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हैं। उसके पश्चात और भी कई सारे न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, वामपंथी उग्रवाद पता ही होगा आपको क्या होता है। जो वामपंथ एक विचारधारा है, उसी का हिंसक विंग होता है वामपंथी उग्रवाद, और इसको आतंकवाद से मत जोड़िएगा, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ठीक है, देखिए क्या है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ और असम से नक्सली हमले की 2 अलग अलग घटनाएं भी सामने आई थी, और छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन किया था। कहां पर किया था? तो कांकेर का इलाका है छत्तीसगढ़ में, जहां पर 29 नक्सली के करीब में मारे गए थे। जबकि एक अन्य घटना में नक्सलियों ने पूर्वी असम के तुनसुकिया जिले में पैरामिलिट्री असम राइफल्स के 3 वाहनों पर घात लगाकर हमला भी किया था। तो यानी कि नक्सलवाद की ये समस्या है, ये केवल एक राज्य की नहीं है। अगर आप भारत का मैप सही से देखेंगे तो आपको ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर दिखेगा नक्सलवाद की समस्या। सभी राज्यों में जो है नक्सलवाद, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, यहाँ पर नक्सलवाद का समस्या का कारण अलग अलग है। कई बार मैंने ये समझाया भी है इंटरनल सिक्योरिटी में आपको। जैसे बिहार में सबसे बड़ा कारण है जातिवाद। बिहार में जो नक्सलवाद का जन्म हुआ उसके पीछे जो प्रेरित कारण माना जाता है वो जातिवाद का कारण माना जाता है। जबकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद और जो वहाँ के लोकल लोग थे उनके बीच में संघर्ष हुआ, पूंजीपति और लोकल के बीच में संघर्ष हुआ, उसी ने हिंसक संघर्ष का रूप धारण कर लिया। बंगाल में ज़मीन के कारण से था। तो ये कुछ अलग अलग कारण रहे हैं हमेशा से ही, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कारण। तो उसको भी ज़रा सा ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या होता है नक्सलवाद? नक्सलवाद शब्द का नाम पश्चिम बंगाल के गाँव नक्सलवाड़ी से लिया गया है। यहाँ पर पहली बार 1960 के दशक में, 1960 के दशक में यहाँ पर पहली बार हिंसक विद्रोह हुआ था। हिंसक विद्रोह पहली बार यहाँ पर हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि आज़ादी के पश्चात 1947 में जब हम आज़ाद हुए, उसके पश्चात लोगों की उम्मीदें थी कि सभी के तक सरकार की समान पहुंच बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उसके पश्चात से नक्सलवाड़ी के इलाकों में कुछ लोगों ने हिंसक तरीके से सरकार के खिलाफ में विद्रोह करना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत स्थानीय जमींदारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई, जिसने भूमि विवाद पर किसान की पिटाई की थी। यह आंदोलन जल्द ही पूर्वी भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और राज्य के कम विकसित क्षेत्रों में फैल गया। जो इलाके गरीब थे, जो इलाके कम विकसित थे, उन इलाकों में सबसे पहले तेजी गति से फैल गया था। वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विश्व भर में माओवादियों और भारत में नक्सलियों के रूप में लोकप्रिय है। माओवाद जो विचारधारा है उसी को ये लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसके तहत हिंसक चीज़ों के, हिंसा के द्वारा क्रांति की बात की जाती है। क्रांति क्रांति खेलते हैं, परिणाम क्या होता है? 2 बुलेट लगता है और फिर ख़त्म हो जाता है इनका क्रांति। समझना चाहिए कि ये क्रांति वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ का उपाय नहीं है। ठीक है, कॉमरेड खेलते रहते हैं। कई सारे इनके सपोर्टर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएंगे, लेकिन सब बकवास की बातें। अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा कुछ होता नहीं है जो क्रांति खेल रहे हैं। कोई क्रांति के द्वारा सरकार को नहीं पलटा जा सकता आजकल के दौर में, तो ये समझना चाहिए। खैर देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? वे सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत सरकार को उखाड़ फेंकने और माओवादी सिद्धांतों पर आधारित एक कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना का समर्थन करते हैं। ठीक है, वे राज्य को दमनकारी, वो मानते हैं कि स्टेट जो होता है, स्टेट का मतलब बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार से मत लीजिएगा। स्टेट का मतलब सरकार, सरकार यानी कि कोई भी।
वो दमनकारी होता है, शोषक होता है, सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के हितों की सेवा करने के रूप में देखते हैं। वे सशस्त्र संघर्ष व जन युद्ध, पीपुल्स वॉर के माध्यम से सामाजिक आर्थिक शिकायतों का समाधान करना चाहते हैं। आज भी कई सारे ऐसे, इसको स्वप्न लोकीय भी कहा जाता है। ये स्वप्न लोकीय सपना देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार के खिलाफ एक दिन लोग खड़े होंगे, हिंसक क्रांति होगी और जो बुजुर्गा वर्ग है उसको दबाकर सर्वहारा का सत्ता कायम किया जाएगा। आपने पढ़ा है कि सर्वहारा, बुजुर्गा, ये सब क्रांति, अगर आपने रूसी क्रांति पढ़ा होगा तो फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा तो ये सब चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड हिस्ट्री भले ही आपके जीएस के सिलेबस में ना हो, बीपीएससी की अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको रेफरेंस मिलता है, समझने के लिए सब पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम जो क्रांतियां हैं वो तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फ्रांस की क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, ये सब तो पढ़ना चाहिए आपको, ठीक ना। तो उसी तरह का क्रांति की ये बात करते हैं जिसमें क्या होगा, सत्ता उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं लगता है। देखिए अगला क्या, ये सशस्त्र संघर्ष को किन माध्यमों के द्वारा संचालित करते हैं? तो नक्सली समूह गुरिल्ला युद्ध, सुरक्षा बलों पर हमला, जबरन वसूली, धमकी, प्रचार सहित कई गतिविधियों में संलग्न है। सशस्त्र विद्रोह, जन लामबंदी, राजनीतिक गठबंधन के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता को अधिकृत करने का प्रयास करते हैं। ये सरकारी संस्थान बुनियादी ढांचा, आर्थिक हित के साथ साथ कथित सहयोगियों एवं मुखबिरों को निशाना बनाते हैं। सड़क नहीं बनाने देंगे, स्कूल को उड़ा देंगे, कोई कंपनी या फैक्ट्री लग रही है तो उसको एक्सटॉर्शन मांगेंगे, उससे अपना वसूली करेंगे। तो ये इनका मुख्य रूप से काम होता है, गुंडागर्दी का काम होता है मेनली अगर बोला जाए तो। नक्सली अपने नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों में समानांतर शासन संरचनाएं भी संचालित करते हैं, जिससे बुनियादी सेवाएं, न्याय प्रदान करना भी शामिल होता है। न्याय भी बांटते हैं ये अपने क्षेत्रों में। भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति क्या है? 2022 से विगत 4 दशकों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हिंसा और मौतों की सबसे कम घटना देखी गई है। ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जिसके पश्चात से, और समाधान ऑपरेशन का क्या नाम था? SAMADHAN, इसका फुल फॉर्म है गुरु, समाधान। जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, इससे पहले वाली सरकार में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, आपको याद होगा, तो उनके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, उन्हीं के सरकार के द्वारा, उन्हीं के कार्यकाल के दौरान। और इसके द्वारा ये था कि भाई 2 स्तरों पर हमें काम करना। पहला है कि मारो, और दूसरा क्या है कि जो लोकल लोग हैं उनके जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करो, ताकि इस विचारधारा को कमज़ोर किया जा सके। विचारधारा की लड़ाई ज़्यादा है ये, इसको कमज़ोर किया है। तो लोकल लोग को स्कूल दो, सड़क दो, भोजन दो, वस्त्र दो, जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ दो, नौकरी दो, रोज़गार दो, हर चीज़ दो, महिलाओं के लिए हर चीज़। और जो बंदूक उठाएंगे उनका सामना बंदूक से करना है। तो यही समाधान पहल था, बड़ा ही कारगर पहल इसको माना जाता है, जिसके तहत 2 स्तरों पर सरकार ने काम किया था। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा आप लोग। नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में हिंसक घटनाओं में 2010 की तुलना में 77% की कमी आई है पिछले 12 सालों में। इससे प्रभावित जिलों की संख्या 90 से घटकर 45 रह गई है। वामपंथी सुरक्षा बलों नागरिकों की मौत की संख्या भी वर्ष 2010 की तुलना में 90% के करीब में कम हो गई है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? और छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल राज्य को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है। रेड कॉरिडोर भारत के मध्य, पूर्वी और दक्षिण हिस्से का वह क्षेत्र है जो गंभीर नक्सलवादी विद्रोह का अनुभव करते हैं। इसी को कहा जाता है रेड कॉरिडोर, ठीक है। महाराष्ट्र का जो पूर्वी इलाका है, गढ़चिरौली वगैरह का, ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा का इलाका है, सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ पर झारखंड और उड़ीसा का इलाका देखिएगा। बिहार में अब 9 के बराबर में है, लेकिन है फिर भी माना जाता है उसको, ओके। अगला देखिए क्या है, नक्सलवाद के कारण क्या रहे हैं? सामाजिक आर्थिक कारक रहे हैं। विकास का अभाव और गरीबी सबसे बड़ा कारण रहा है, जिसका फ़ायदा उठाया कुछ असामाजिक तत्वों ने और भड़काना शुरू कर दिया। मासूम लोगों के हाथों में, मासूम आदिवासियों के हाथों में बंदूक पकड़ा दी, कलम पकड़ा देते, पढ़ा लिखा देते, स्कूल बनवा देते, बंदूक पकड़ा दिया विचारधारा के नाम पर, है ना। आदिवासी, स्वदेशी और दलित निचली जातियों समुदाय को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुंच की कमी होती है। इसमें आक्रोश बढ़ता है और वे नक्सली विचारधारा के प्रति ग्रहणशील हो जाते हैं। और फिर तो आपको पता ही है, भूमि अधिकार विवाद, खनन और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को उनकी पारंपरिक भूमि से विस्थापित कर दिया गया है, जिससे आक्रोश और अन्याय की भावना उत्पन्न हुई है। नक्सली इन विवादों का फायदा स्वयं को हाशिए पर पड़े लोगों को संरक्षक के रूप में पेश करने के लिए करते हैं। नक्सली इन विवादों का, जैसे मान लीजिए कहीं पर जातिगत भेदभाव हुआ, नक्सलवादियों ने बोला कि चलिए हम आपकी तरफ से बदला लेंगे, जाकर उसको गोली मार दी या गर्दन काट दिया, ऐसे ही करते थे। उसके पश्चात से क्या होगा, जिसके लिए इन्होंने ये काम किया उनको लगेगा हमारे लिए सब कुछ यही करता धरता यही है, तो फिर क्या हो जाएगा,
ये उस ओर विचारधारा की ओर मुड़ जाते हैं। अगर आपने मूवी देखी चक्रव्यूह शानदार मूवी है, प्रकाश झा की मूवी है। प्रकाश झा की मूवी, एक मूवी देखना आप, दामुल, बहुत पुरानी मूवी है, 1980 के आसपास की मूवी है दामुल। जाति प्रथा पर इससे शानदार मूवी मैंने तो नहीं देखा। जाति प्रथा पर अगर समझना हो तो दामुल मूवी प्रकाश झा की पहली मूवियों में से एक है। आपको पता ही है उनकी मूवियाँ कैसी होती है, दामुल। उसी प्रकार से उनकी नक्सलवाद पर भी मूवी है चक्रव्यूह, तो आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। शक्तिशाली संस्थानों द्वारा शोषण, जनजातीय समुदाय विशेष रूप से जमींदारों, साहूकारों और खनन कंपनियों द्वारा शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। नक्सली इस प्रकार के शोषण के विरुद्ध स्वयं को संरक्षक के रूप में पेश करते हैं। जातिगत भेदभाव के कारण भी नक्सलवाद की समस्या उत्पन्न हुई है, खासतौर से बिहार में। राजनीतिक कारक, जो कमज़ोर लोग होते हैं वो इसमें शामिल ही नहीं हो पाते हैं राजनीतिक ढांचे में। इसका एक शानदार सा उदाहरण आपको किस में मिलेगा, तो न्यूटन मूवी में मिलेगा। न्यूटन मूवी, जहाँ पर वो वोट करवाने जाता है, पूछता आपका नेता कौन, तो वो बता ही नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता किसको वोट करना है ना। तो ये भी एक फैक्टर होता है राजनीति में, नक्सलवाद के उत्थान में। कमजोर शासन, बुनियादी ढांचे की कमी, कमजोर शासन की उपस्थिति, सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे का अभाव वाले क्षेत्र में नक्सलवाद पनपता है। सड़क व संरचना, संचार नेटवर्क जैसे खराब बुनियादी ढांचे होने से नक्सली न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ अपने कार्यों को कर सकने में सक्षम होते हैं। प्रशासन की ओर से कोई अनिवर्ती कार्रवाई नहीं। यह देखा गया कि पुलिस द्वारा किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद ही प्रशासन उस क्षेत्र में लोगों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहता है। केंद्र व राज्य सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण भी नक्सलवाद फैला है, जिसके पश्चात ऑपरेशन समाधान में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ पुलिस के मदद के द्वारा दोनों का ज्वाइंट करके ऑपरेशन कंडक्ट करवाए जाते। तो उसके अलावा वहाँ पर एक और फोर्स तैयार किया गया था, जो लोकल आदिवासी लोगों का फोर्स था, जो जंगल वॉर और गुरिल्ला वॉर में फेमस, बड़े ही ट्रेंड होते हैं। जैसे कोबरा बटालियन आपने सुना होगा, इनको गुरिल्ला वॉर के लिए, जंगल वॉर के लिए ही तैयार किया गया था। तो उसी प्रकार से लोकल लोगों को एक भी इस फोर्स में शामिल किया गया, जो वहाँ के जंगल को, वहाँ के जो टेरेन होता है उसको अच्छे समझते हैं। ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों की भी समन्वय की कमी होती है। लोकतंत्र से मोह भंग एक सबसे बड़ा इशू है, जिसके कारण से नक्सली विचारधारा को पनपने का मौका मिलता है। अतिरिक्त कारक, वैश्वीकरण प्रभाव के कारण असंतोष, विशेष रूप से निगमों के लिए भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन आदि नक्सली समर्थन में योगदान देते हैं। मतलब कि जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में संघर्ष ज़्यादा क्यों है, सोचा कभी आपने? वहाँ पर प्राकृतिक संपदा जो है भरपूर मात्रा में है, और उस प्राकृतिक संपदा पर जब सरकार ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करने की कोशिश की, चाहे वो प्राइवेट के द्वारा चाहे खुद के द्वारा, तो वहाँ पर फिर जंगल और ज़मीन का संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है। आपने कभी गौर किया है? आपको मैं दिखाता हूँ, आप गौर कर लेंगे आज के बाद से। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं देश में? छोटा नागपुर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन है। देश के सबसे ज़्यादा गरीब राज्यों में कौन से शामिल हैं? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब आपको कुछ दिखा? यही वो चीज़ है जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सरकारें कई बार इस तरह की चीज़ों में विफल हो जाती हैं, जिसका फ़ायदा कुछ विशेष विचारधारा के लोग उठा लेते हैं। नक्सलवाद को एक सामाजिक मुद्दे अथवा सुरक्षा खतरे के रूप में भ्रम रहता है। व्यापक भौगोलिक प्रसार, वामपंथी उग्रवाद समूह सुदूर तथा दुर्गम क्षेत्रों में कार्य करते हैं। घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र, उचित बुनियादी ढांचे की कमी के कारण सुरक्षा बलों के लिए उनका पता लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नक्सलवाद के विरुद्ध सरकार की पहल, वामपंथी उग्रवाद को संबोधित करने राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना 2015, समाधान योजना, समाधान जो अभी पहल मैंने बताया आपको, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सुरक्षा संबंधी व्यय SRE योजना, सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए 10 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में लागू की गई थी। यह सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण, परिचालन आवश्यकता, वामपंथी उग्रवाद हिंसा, मारे गए अथवा घायल हुए नागरिकों या सुरक्षा बलों के परिवार को अनुग्रह भुगतान, आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों के पुनर्वास, सामाजिक पुलिसिंग और ग्राम रक्षा समिति तथा प्रचार सामग्री से संबंधित चीज़ों को सुरक्षा संबंधी व्यय के तहत में शामिल किया गया था। अधिकांश वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, इसका उद्देश्य सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सेवाओं में महत्वपूर्ण अंतराल को भरना था, लोगों तक सरकार को पहुंचाना। मुख्य रूप से इशू यही था, मुद्दा यही था कि सरकारी सुविधाएं जो हैं वो सभी तक पहुंचना सुनिश्चित हो जाएगा तो वामपंथ और ये उग्रवाद जैसी समस्याएं अपने आप निपट जाएंगी। पुलिस स्टेशन सुदृढ़ीकरण योजना लाई गई। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना भी चलाया गया है। आगे की राह क्या हो सकता है? आगे की राह यही हो सकता है कि भाई सही तरीके से हमें इसको डील करना पड़ेगा।
कारण को समाप्त करना पड़ेगा। नक्सलियों से ज़्यादा नक्सली बनने के कारण पर हमें प्रभाव चोट करना पड़ेगा। उसको अगर निपटा देंगे हम लोग कारण को, तो नक्सली अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि IUCN इसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो शामिल होंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली में बात क्या है कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नीलगिरी ताहर को लेकर एक सर्वे किया जा रहा है अपने एरिया में और पश्चिमी घाट के इलाकों में, जिसमें नीलगिरी ताहर की संख्या, उनकी क्या स्थिति है, इस चीज़ पर थोड़ा सा सर्वे किया जा रहा है। अब इस सर्वे के टीम में उन्होंने IUCN के एक रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल किया है कि आप यहाँ पर शामिल होकर इसकी देखरेख कर सकते हैं। नीलगिरी ताहर आपको पता ही होगा कि तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और IUCN में भी ये थ्रेटेंड लिस्ट में शामिल है और भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ वन में शामिल है। 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसका परिशिष्ट वन में शामिल है। ये इस जानवर को नुकसान पहुंचाना बहुत ही बड़ा ऑफेंस माना जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और मुख्य रूप से भारत के दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है, लेकिन तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है ये। ओके, और जो तमिलनाडु का अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है वहाँ पर ये सबसे भारी मात्रा में पाए जाते हैं। 500 के करीब में वहाँ पर इनकी संख्या है, 510 के करीब में, और पूरे वेस्टर्न घाट में करीब में 3000 मात्र ये बचे हुए हैं नीलगिरी ताहर। उसके पश्चात अगले टॉपिक पर भी चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और इंट्रो हम लोग लेंगे, नीलगिरी ताहर के बारे में समझेंगे क्योंकि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, पीटी में ही पूछा जाएगा आपसे। अगला देखिए क्या है, अगला न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि एक बात बताओ भाई साहब कि ये जो नोटा में बहुत ज़्यादा वोट पड़ते हैं, आज ही किसी स्टूडेंट ने ग्रुप में भी पूछा था मुझसे, सुबह ही पूछा था, नोटा में अगर ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो इसका क्या करें। दरअसल अभी क्या होता है कि अगर आपको वोट करने जाते हैं आप उस पर वोटिंग मशीन पर सबसे नीचे नोटा का बटन लगा होता है कि यानी कि मुझे किसी को वोट नहीं करना है, न बीजेपी को, न कांग्रेस को, न कम्युनिस्टों को, न बीएसपी को, न लालू जी की पार्टी को, न नीतीश कुमार, किसी को वोट नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें नोटा करना है, नन ऑफ द अबव। लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं होता है। मूल्य का मतलब, नोटा पर मान लीजिए 100 लोगों ने वोट किया, बीजेपी को 80 लोगों ने वोट किया, कांग्रेस को भी 80 लोगों ने वोट किया, मान लीजिए लालू जी की पार्टी को भी 50-60 लोगों ने वोट किया, नोटा पर 100 लोगों ने वोट किया, यानी कि नन ऑफ द अबव तो ज़्यादा लोगों को है, उनको तो कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं आ रहा है। उसका मतलब बहुमत के हिसाब से देखो तो सब ज़्यादा इस पर है, लेकिन इसका क्या मूल्य है। आजकल के दौर में ये क्या है, वोट को ख़राब करने का एक सिस्टम है नोटा, कोई मूल्य नहीं होता उसका। नोटा पर चाहे कितने भी वोट पड़ जाएं उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि एक बात बताओ इसका क्या मतलब बनता है इलेक्शन कमीशन से। तो इस पर सुनवाई अगर होती है तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है। वैसे मेरे हिसाब से है कि अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस जगह पर फिर से इलेक्शन करवाना चाहिए। यही सबसे सही तरीका होगा कि उनको प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा, प्रत्याशी बदल कर फिर से वहाँ पर इलेक्शन होना चाहिए। लोगों का अगर वोट का सम्मान है तो, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अगर 100% वोट नोटा पर पड़ते हैं तो वहाँ पर री इलेक्शन होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर एक वोट भी किसी प्रत्याशी को पड़ा है ना तो हम उसको विजेता घोषित कर देंगे। यानी कि यहाँ पर 99 लोगों ने बोला है कि हमें कोई पसंद नहीं है, अगर एक ने बोला ना कि हमें ये पसंद है तो अभी जो इलेक्शन कमीशन का रूल है उसके मुताबिक उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और नोटा पर बहुत ही भारी मात्रा में वोटिंग हो रहे हैं राज्यों में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नीलगिरी ताहर के बारे में देखते हैं, उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर चलें। तो ये नीलगिरी ताहर एक बहुत ही प्राचीन जीव है। नीलगिरी ताहर नीली गैरीन ट्रैंगम हिलोक्रियस एक प्राचीन जीव है जिसका उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है। संगम साहित्य कौन सा, 3 संगम हुए हैं, 3 संगम, पहला, दूसरा, तीसरा, पता होगा आपको। नीलगिरी ताहर का उल्लेख तमिल के 2 महाकाव्य शिल्पाधिकारम, लेखक का नाम आप बताएंगे, और शिव का सिंदामणि, ये दोनों जो तमिल महाकाव्य हैं इनमें मिलता है हमें किसकी चर्चा, नीलगिरी ताहर के बारे में मिलता है। शिल्पाधिकारम का लेखक बताइएगा। मणि मेखले है, इसका अगला पार्ट कौन सा है, मणि मेखले है। सारे के सारे संगम ग्रंथ हैं, तमिल महाकाव्य हैं। नीलगिरी ताहर अन्य पुस्तक जैसे पथिनेन मेलकनकु, नूलगुन नैट्रीने, एगनूरू परिपादल और भी कई सारे तमिल ग्रंथों में इनका जिक्र मिलता है। पश्चिमी घाट में तमिल एवं केरल राज्य का स्थानिक पशु है और तमिलनाडु का राज्य पशु है। नीलगिरी ताहर अपनी विशिष्ट विशेषता जैसे पश्चिमी घाट के खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में अपने गुरुत्वाकर्षण विरोधी कौशल यानी कि
स्लोप अगर ऐसा भी है ना तो ये यहाँ पर चढ़ जाएंगे, नीलगिरी ताहर, इसीलिए इनको बड़ा ही अद्भुत माना जाता है। इस पशु का स्थानीय नाम वैरयाडू है, बड़ा ही पवित्र सा माना जाता है। इस पशु को IUCN के प्राकृतिक संरक्षण के लाल सूची में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये स्टेटस पूछ लेगा आपसे PT में। इसके अतिरिक्त भारतीय वन्यजीव संरक्षण अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। वर्ल्ड वाइल्ड फाउंडेशन फाउंड फॉर नेचर WWF रिपोर्ट 2015 के अनुमान के अनुसार 3122 नीलगिरी ताहर करीब में मौजूद हैं, 3000 के आसपास हैं। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर के तहत रेडियो कॉलरिंग, मतलब कि इनके गर्दन पर रेडियो कॉलर लगा दिया जाता है जिससे इनको ट्रैक किया जा सके आसानी से। हालांकि कई बार उस कॉलर के कारण से इन जीवों की मृत्यु भी हुई है। रेडियो टेलीमेट्री के उपयोग के माध्यम से ये इन जीवों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए सिंक्रनाइज सर्वेक्षण आदि किया जाता है। इस प्रोजेक्ट के तहत 16 घास के मैदान पुनरुद्धार तथा जानवरों के विखंडित आवास को बहाल करने का भी प्रयास किया जाता है। तो नीलगिरी ताहर के बारे में ध्यान में रखिएगा। पश्चिमी घाट का प्रमुख पशु है, केरल और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु में इसको राज्य पशु का दर्जा भी दिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी सर्वे शुरू किया है इसको बचाने को लेकर, जिसमें IUCN के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल किया जाएगा। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है कि SCO का डिफेंस मिनिस्टर जो SCO के हैं उनका मीट हुआ है कहाँ पर, तो कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान का अस्थाना पता ही होगा आपको, अस्थाना कजाकिस्तान में इनका मीटिंग था फ्राइडे को। और यहीं पर एक चीज़ बड़ा सामने आया, SCO में बोला गया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। और सबसे बड़ी चीज़ है कि SCO का मेंबर कौन है, पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है। और बोला गया कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स किसके, टेररिज्म। ईरान भी इसका मेंबर है और वो किसको किसको समर्थन देता है कितनी बार मैं गिना ही चुका हूँ, हिजबुल्लाह से लेकर हूती विद्रोहियों तक का समर्थन देता है। तो ऐसी ही है दुनिया, विरोधाभासों से भरी हुई। मानवाधिकार को उल्लंघन वाले देश बैठकर मानवाधिकार पर वाद विवाद कर रहे होते हैं। ऐसा ही तो सभी जगह पर होता है। संसद भवन में 33% अपराधी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का रिपोर्ट है। चलिए ज़्यादा चीज़ों पर बात नहीं करके SCO के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सेक्शन देखते हैं, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। कहाँ पर हुआ है डिफेंस मिनिस्टर्स का मीट, तो कजाकिस्तान अस्थाना में हुआ है। रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन SCO रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, तो ये अस्थाना में हुआ है। ओके, SCO एक अंतर सरकारी संगठन है। यह एक राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। 2001 में इसको बनाया गया था, 2001 में बनाया गया था, 2001 में बनाया गया था, 2001 में। सीक्वेंस में लगाने के लिए दे देगा आपको, सीक्वेंस में लगाइए ज़रा। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किया गया, 2003 में इसे लागू कर दिया गया। सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और सद्भाव को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति के क्षेत्र प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना, शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, सभी चीज़ पर बातचीत करना, समग्र क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक, निष्पक्ष व तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। ये सब पॉइंट पढ़ के सच में हंसी आती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया में कायम करना चाहते हैं। चीन में डेमोक्रेसी है ही नहीं, रूस में डेमोक्रेसी की मौत हो चुकी है। सेंट्रल एशियाई देश जो हैं, जिनका कजाकिस्तान और ये उज़्बेकिस्तान अलग अलग देश जो हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी हमेशा ही विवादों में रहती है। ईरान में डेमोक्रेसी सो कॉल्ड ही बचा हुआ है। भारत में डेमोक्रेसी है, भारत इसका सदस्य है तो। और ये लोग दुनिया में डेमोक्रेसी कायम करने की बात करते हैं। अलग ही रीत पर चल रही है दुनिया। संरचना, राज्य परिषद का प्रमुख यह सर्वोच्च SCO निकाय है जो अपने आंतरिक कामकाज और अन्य राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों पर निर्णय लेता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार करता है। सरकारी परिषद का प्रमुख यह बजट को मंजूरी देता है। SCO के भीतर आर्थिक संबंधों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करता है। विदेश मंत्रियों की परिषद यह दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर विचार करती है। क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्यालय है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटने के लिए इसको स्थापित किया गया था रैट्स को। ये SCO के तहत में एक संस्था है जो टेररिज्म से संबंधित मुद्दों पर काम करती है, देशों को नज़दीक लाती है और जासूसी संबंधी सूचनाएं जो होती हैं, गोपनीय सूचनाएं, उनको भी साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। SCO का सचिवालय बीजिंग में है। ये यहीं से सूचनात्मक, विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक सहायता प्रदान की जाती है। और इसका आधिकारिक भाषा 2 है, रूसी भाषा और चीनी भाषा में काम करती है। ऑफिशियल लैंग्वेज SCO कौन सा है, तो रसियन है और चाइनीज़ है, मंडारिन भाषा जो होती है वो है। ध्यान में रखिएगा इसको। अगले टॉपिक पर चलते हैं।
अगला न्यूज़ पीटी फैक्ट से संबंधित है। देखिए, रीस्टोर्ड वर्जन है किसका, तो श्याम बेनेगल, लीजेंडरी फिल्म मेकर, आपको पता ही होगा श्याम बेनेगल का, बेनेगल नाम तो सुना ही होगा आपने। मंथन, इनका फिल्म का क्या नाम है, क्यों मैं लेकर आया हूँ भाई, कुछ तो होगा। मंथन इस फिल्म का नाम है। कांस फिल्म फेस्टिवल, दुनिया की प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल मानी जाती है, बहुत ही प्रतिष्ठित है। इसमें इनकी मूवी क्या नाम था उसका, मंथन। उसका जो रीस्टोर्ड वर्जन है, 4K वाला वर्जन है, उसको HD में फिर से तैयार किया गया है। इसका वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। और ये मंथन फिल्म के बारे में क्यों बता रहा हूँ भाई मैं, क्या है इसमें खासियत, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम सुना है आपने, भारत में दुग्ध क्रांति के जन्मदाता। उन पर, और जो काठियावाड़ इलाका है गुजरात का, या गुजरात का जो वो इलाका जहाँ पर किसानों ने मिलकर पहली बार सहकारी संघ की स्थापना की और भारत में दुग्ध क्रांति को जन्म दिया, उस पर आधारित फिल्म है ये मंथन। इसमें एक्टर्स की हम लोग बात करें, अस्मिता पाटिल, नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड लीजेंडरी सारे के सारे, अमरीश पुरी, ये सब के सब मंथन में शामिल थे एक्टर्स के तौर पर। और इसको बनाया किसने था, श्याम बेनेगल, पता ही होगा इनके बारे में, बहुत ही बड़े फिल्म मेकर हैं ये। श्याम बेनेगल की फिल्म है कौन सी, मंथन। उसका रीस्टोर्ड वर्जन जो है, इसको फिर से अब क्या किया जाएगा, तो वहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो जिस इशू पर बना है उसको भी ध्यान रखिएगा। और 1977 में 1977 में मंथन फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। भारत सरकार का जो नेशनल अवार्ड होता है फिल्म का, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भारत में फिल्म के क्षेत्र में, वो भी प्रदान किया गया था किसको, तो मंथन फिल्म को प्रदान किया गया था। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये छोटे छोटे फैक्ट होते हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें SLU को हम लोग समझेंगे। SLU को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो SLU है इसको तुरंत ही सिक्योर कर लेना होगा। लेकिन ये सब तो तब समझ में आएगा ना जब SLU क्या है ये मैं बता दूं। SLU माचिस के बॉक्स के आकार का एक छोटा सा डब्बा जैसा एक यंत्र है, चमत्कारी यंत्र है, जो क्या काम करता है, जो VVPAT में बिट मैप के द्वारा किस कैंडिडेट का नाम कितने अंक कितने सीरियल नंबर पर स्थित है और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, ये VVPAT को इंस्ट्रक्शन दे देता है, फीड कर देता है। उसके पश्चात से VVPAT से जो पर्चियाँ निकलती है वो इसी के पश्चात निकल पाती हैं। तो ये मैच बॉक्स टाइप का एक यंत्र है जिसका नाम है SLU। अब SLU का फुल फॉर्म क्या होता है, सिंबल लोडिंग मशीन, सिंबल लोडिंग यूनिट, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, SLU। इसमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के द्वारा, सॉफ्टवेयर नहीं, इसमें लैपटॉप या कंप्यूटर के द्वारा इसमें सिंबल को लोड किया जाता है बिट मैप में। टर्मिनोलॉजी का कुछ ये समझ में ना आए तो उसको इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये बिट मैप और ये सब चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। SLU में हमने लैपटॉप से कनेक्ट किया और इसमें हमने क्या अपलोड कर दिया, तो सिंबल को अपलोड कर दिया सिंबल लोडिंग एप्लीकेशन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ पर ये याचिका डाली गई थी कि SLU को हैक किया जा सकता है या इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि इसमें कोई छेड़छाड़ किया जा सके। एक छोटा सा एक यूनिट है, मेमोरी टाइप का है, जिसमें लैपटॉप के थ्रू हम क्या करते हैं, सिंबल को लोड कर देते हैं। अब उस लोडिंग मशीन को हम लोग VVPAT से कनेक्ट कर देते हैं, SLU से VVPAT को कनेक्ट करते हैं और VVPAT में वो सारे के सारे सिंबल लोड हो जाते हैं। और ये कहाँ पर किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला लेवल पर जो चुनाव अधिकारी होते हैं उनकी देखरेख में इस चीज़ को संपन्न किया जाता है। और ये संपन्न कब किया जाता है, जब वहाँ पर होता क्या है कि वोटिंग मशीन पर सीरियल नंबर होता है। पहले नंबर पर मान लीजिए कांग्रेस है, दूसरे पर BJP है, तीसरे पर BSP है, चौथे पर कोई और है, लालू जी की पार्टी है मान लीजिए, ये चारों को चारों पार्टियाँ हैं, ठीक है। अब ये पार्टी का सीरियल नंबर हर ज़िले में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि EVM पर ये पार्टियों के सिंबल बन के नहीं आते हैं, बाद में इन पर पर्ची चिपकाया जाता है। इसीलिए SLU में ये जो डेटा लोड करना है कि पहले स्थान पर कांग्रेस है, दूसरे पर BJP है, तीसरे पर BSP है, चौथे पर RJD है, ये और उनका चुनाव चिन्ह ये है, ये लोड कहाँ पर किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाता है। इतना समझ में आ गया आपको।
उसके पश्चात से SLU को वीवीपैट से कनेक्ट किया जाता है, जिस वीवीपैट में जो पर्ची निकालने का मशीन है एक, उससे इसको कनेक्ट किया जाता है। 10 से 15 मिनट में वीवीपैट में इसका मेमोरी ट्रांसफ़र हो जाता है, लोड हो जाता है। उसके पश्चात SLU के चुनाव से पहले ही, शुरू होने से पहले ही, इसको उस मशीन को निकाल कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो अथॉरिटी है उसके समक्ष जमा कर दिया जाता है और इसको सील करके रख दिया जाता है अगले जगह पर चुनाव करवाने के लिए। ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया SLU का। अब इसी SLU को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि ये सही से काम करता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये सही काम करता है और इसको कोई हैक वैक नहीं किया जा सकता, इसका तो उतना मेमोरी ही नहीं होता कि हैक वैक किया जा सके। बिट मैप पर आधारित चीज़ों को इसमें लोड किया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, और इसको ये कर सकते हैं कि भाई इंसान के द्वारा इंसानी गलती हो सकती है, इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, इसमें ह्यूमन एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है। इसलिए जो अथॉरिटी होता है उनको चाहिए कि इसको तुरंत सील करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको तुरंत सील कर देना चाहिए और इसको तुरंत सील करने के पास इसको सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। और ये वीवीपैट से जुड़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं जुड़ा होता है, वीवीपैट से जुड़ा हुआ होता है, पर्ची निकालने के मशीन से जुड़ा होता है। तो SLU को ध्यान में रखिए। उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पूछा गया कि अगर माइक्रो कंट्रोलर्स में कोई खामी पाई जाती तो क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर वो कैंडिडेट चाहें तो वहाँ पर पर्चियों को भी गिनवा सकते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको ज़रा ध्यान रखिएगा। ये SLU के बारे में पूरा फंक्शन मैंने समझा दिया है। इसका फंक्शन तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है SLU क्या होता है, हाल ही में चर्चा में रहा क्या है, इसी ये सब चीज़ें पूछ सकता है आपसे। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।